चैप्टर नंबर 14 ये टीडीएस और टीसीएस के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं टीडीएस और टीसीएस, ऐसे ही यहाँ पर भी है टीडीएस और टीसीएस। तो डिडक्शन कब होगी, कौन डिडक्ट करेगा, किसको डिडक्ट नहीं करना है, कौन सी सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, है ना, और किनको कम टीसीएस कलेक्ट करना है, मंथली एनुअल स्टेटमेंट कैसे रहेगी, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। टीडीएस का मतलब हमें पता ही है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, जो इनकम टैक्स में हम सबको पता ही है, पेमेंट करते हुए हम टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इनकम टैक्स में आया था पहले, और इससे टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है। कुछ परसेंटेज होती है जो डिडक्ट करता है रेसिपिएंट पेमेंट करते हुए। तो सेक्शन 51 है ये, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो 51 कह रहा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन टू दिस एक्ट द गवर्नमेंट में मैंडेट ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या सच पर्सन और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो ये कह सकते हैं, तो इन्हें हम डिडक्टर बोलेंगे। तो रिकमेंड कर सकते हैं टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। तो मतलब ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट वगैरह है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो टीडीएस काटेंगी, या फिर और किसी को ये कहेंगे वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिडक्टर। और वो डिडक्शन रहेगा 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। तो इसे हम डिडक्टी बोलेंगे। तो जिसको पेमेंट की जा रही है, जिस सप्लायर है या किसको पेमेंट करी जा रही है, उसकी जो डिडक्शन हुई है उसे डिडक्टी, और जो पेमेंट कर रहा है, जो टीडीएस काट रहा है, उसे डिडक्टर बोलेंगे। ठीक है। ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2,50,000। तो जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2,50,000 से ज्यादा है, वहां पर गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट या किसी और को, जिनको ये कहेंगे, उन्हें टीडीएस कट करना पड़ेगा। तो डिडक्टर कौन है? तो सेक्शन 51 क्लियर कह रहा है कि ये जो अथॉरिटी है, मेनली क्या है, कुछ लोगों को कहा जा सकता है कि भाई आपको टीडीएस काटना है, तो वो कौन है वो देख लेते हैं, डिडक्टर कौन कौन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, या एस्टेब्लिशमेंट है, ये सेक्शन 51(1)(a) के हिसाब से है। अब ये भी हमने देखा। सेक्शन 51(b) में कौन है, लोकल अथॉरिटी। 51(c) में है गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन 51(d) में। तो 51(1)(d) में, तो 51(1)(a), 51(1)(b), 51(1)(c) और 51(1)(d). तो 11(d) में, 51(1)(d) में नोटिफाइड जो लोग हैं उनका हमें देखना है, बाकी तो गवर्नमेंट वगैरह है वो हमने देख ही लिया। तो द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन नोटिफाइड अंडर क्लोज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 51(1)(d) में कौन है जिनको नोटिफाई किया गया है? An authority or a board of any other body set up an act of parliament or state legislature or establishment by the government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function. तो पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट के थ्रू, या कोई गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर 51% 51% कंट्रोल है गवर्नमेंट का, तो वहां पर क्या करना है, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा, सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो हम ये देख रहे हैं, पहले तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, और बाकी जो आ रहे हैं वो भी वही आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू सोसाइटी या एस्टेब्लिशमेंट बन रहे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इन सब लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है।
अब किनको डिडक्ट नहीं करना है टीडीएस? कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। किनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है? तो किन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना ही नहीं है, टीडीएस नहीं काटना है जिन लोगों को, वो कौन है? टैक्स व्हेन गुड्स services are supplied from public sector undertaking to the another public sector undertakings। तो अगर एक ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दूसरे को दे रही है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जब आपस में supplied goods service take between one person to another specified in clause ABCD of 51(1)। बताए गवर्नमेंट दूसरे लोकल अथॉरिटी आपस में एक दूसरे को सब दे रहे हैं तो उन्हें भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग टीडीएस काटते हैं वही लोग आपस में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो उसपे टीडीएस नहीं काट। ये बात क्लियर है? क्योंकि मान लिया एक स्टेट सोसाइटी है ना, एक गवर्नमेंट की कंपनी है, आपस में एक दूसरे को, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। डिडक्टी कौन है? डिडक्टी वो है जिसको पेमेंट दी जा रही है। डिडक्टर कौन है? डिडक्टर वो है जो पेमेंट करते हुए टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। ये बात आपको पता है, हमने बात करी थी ये, ठीक है? तो डिडक्टी, the deductees are the supplier whose total value of supply of taxable goods or service under a contract exceed 2,50,000 और ये 2,50,000 में टैक्स की अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है, ठीक है, एज पर द इनवॉइस। तो यहां पर सप्लायर ऐसा जिसकी सप्लाई की वैल्यू एक कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बैठ रही है, वो उसको पेमेंट करते हुए टीडीएस डिडक्ट होगा। स्टैंडर्ड रेट टीडीएस का क्या है? 1%, है ना, सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, ठीक है? तो इसका मतलब कि आपको 2.5 लाख से ऊपर पर सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1% हो गया, है ना, और आईजीएसटी होगा तो 2% हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर टैक्स वुड बी डिडक्टेड एट द रेट 1%, पेमेंट मेड टू सप्लायर of the taxable goods or services where the total value of amount exceed 2,50,000 excluding tax. Thus, individual supply may be less than 250, but if the total value of supply under a contract is more than 250, TDS has to be deducted. एक सप्लाई है 50,000 की, फिर 1 लाख की, फिर 50,000 की, 1 लाख की, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से जा रही है तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये नहीं कह सकते एक बार में 2,50,000 से कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। The deductor have to deduct at the rate of 1% from payment and credit it to the supplier of taxable goods service under CGST Act. It may be noted that IGST Act में 2% आ जाएगा, है ना? No TDS, कब TDS नहीं कटेगा? The proviso to section 51(1) lays down that when the location of the supplier and the place of supply, location of supplier and the place of supply is in a state union territory which is different from the state or UT of registration of the recipient, there will be no TD। अब इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और यूटी जहां पर वो रजिस्टर्ड है। मान लिया कोई यूपी में रजिस्टर्ड है, वो एमपी में या एमपी से महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है तो उस पर वो टीडीएस नहीं काटेगा। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। द अबव, इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम। अलग अलग केस देखते हैं। सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट आर इन द सेम स्टेट, सब एक ही स्टेट में है। इट वुड बी इंटर स्टेट सप्लाई, ये तो पता ही आपको, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। टीडीएस shall be deducted. It would be possible for the supplier
to take credit of TDS in his electronic cash ledger. तो जो TDS है वो कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है? कौन सा? विद इन द सेम स्टेट इंटर स्टेट सप्लाई वाला। ये बात समझ में आती है? सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द डिफरेंट स्टेट्स। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है। इन सच केसेस इंटीग्रेटेड IGST लगता है, TDS टू बी डिडक्टेड इंटीग्रेटेड, और ये इट वुड बी पॉसिबल फॉर द सप्लायर टू टेक क्रेडिट ऑफ TDS इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो भी ले लेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी थर्ड केस देख रहे हैं, सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन स्टेट A and recipient is located in state B. The supply would be intra-state supply. Supplier as well as the place of supply are in the state A. तो supplier यूपी में, सप्लाई यूपी में है, लेकिन रेसिपिएंट कहां पर है? MP में मान लिया, ठीक है, या हरियाणा में, अलग स्टेट में। तो सब क्योंकि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। क्योंकि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है ना। तो इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है? CGST और SGST लगता है, ठीक है ना। और कौन सी स्टेट है? यूपी है। अब यूपी में TDS कटेगा, लेकिन वो जो है हरियाणा में रहता है। अब यूपी में अगर आप TDS जमा कराएंगे यूपी गवर्नमेंट को, हरियाणा में कैसे जाएगा? तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाएगी। तो यहां लिखा ट्रांसफर ऑफ TDS टू द कैश लेजर और सप्लायर वुड बी डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। पेमेंट कौन करेगा? बी। पेमेंट कौन करेगा? बी। और TDS कौन काटेगा? बी। हरियाणा में जमा कराएगा, यूपी में आएगा, दिक्कत है, कहां से आएगा? तो उस सिचुएशन में लिखा TDS को नहीं काट, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है जो हमने शुरू में देखी थी। Thus, when both the supplier as well as the place of supply are different from that of recipient, recipient से दोनों चीजें अलग है, सप्लायर भी अलग है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी अलग है, तो वो सिचुएशन में TDS नहीं काटना है। ये बात क्लियर होती है आप लोगों को? तो देखिए इस पर एक बार नजर डालिए। तो अगर हम इसके थ्रू देखें तो मेनली बात क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट जो TDS डिडक्ट करेगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो पेमेंट करेगा, TDS काटेगा तो उसको क्रेडिट मिल पाएगा सप्लायर को। अदरवाइज जैसे ये डिफरेंट होगा तो TDS नहीं कटेगा, नहीं लगेगा, TDS का प्रोविजन नहीं लगेगा। ये बात क्लियर हो गई? सेक्शन 51(1) हमने पढ़ा अभी तक ना, और 51(1) में हमने ये पढ़ा कि 4 सिचुएशन है। 51(1) में ABCD क्लोज है, 4 क्लोज है, उनमें TDS काटने की जरूरत है 2.5 लाख से ऊपर सप्लाई पर एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है 51(2). जब TDS कटेगा तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर, महीना खत्म होगा, महीना खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर जमा कराना जरूरी है। गवर्नमेंट के पास 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें डिडक्शन किया उसके 10 महीना खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट के पास जमा कराना है। ये 51(2) में लिखा है। 51(3) में लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल बी इशूड इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज में बी। मतलब एक टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, 51(3) कहता है। 51(5) कहता है डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो 51(5) कहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिडक्टी को पैसा आ जाएगा वहां, क्योंकि उसकी पेमेंट है। ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द रिटर्न ऑफ डिडक्टर
furnished under section 39(3). इन सच मैनर तो जो डिडक्टर है वो जब टीडीएस काटेगा अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसके हिसाब से डिडक्टी के कैश लेजर में पैसा आ जाएगा। ये बात क्लियर है। 51(6) कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल बी इशूड, वही वाली बात आ गई। टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय डिडक्टर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म टू द डिडक्टी, तो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है। द कंटेंट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 7A, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है? जीएसटीआर 7A। उसमें क्या आएगा? टीडीएस का सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटी नंबर ऑफ जीएसटी ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, जीएसटी ऑफ डिडक्टी, लीगल नेम ऑफ डिडक्टी, ट्रेड नेम, tax period in which tax deducted and accounting details of supply और amount of tax deducted, सारी डिटेल उसके अंदर डाल दी जाए। नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, अब मान लिया मैं हूं, मैंने आपको पेमेंट करते हुए टीडीएस काट लिया और मैंने कब तक जमा कराना है, कितने टाइम में जमा कराना है? महीना खत्म होने के 10 दिन में, मैंने जमा ही नहीं कराया। If the deductor has not remitted the amount deducted as TDS to the government within the prescribed time limit, he is liable to pay penal interest under section 50 in addition to the amount tax deducted. तो मुझे क्या देना पड़ेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। जो टैक्स डिडक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देगा डिडक्टी के। ठीक है। और जो डिडक्टर है वो रिटर्न फाइल करेगा, उसमें दिखाई देगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, any person required to deduct tax in accordance with the provision of section 51 shall electronically submit a registration application in prescribed form through the common portal। उस बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई टीडीएस थोड़ी ना काट लेगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और विद इन ड्यू वेरिफिकेशन 3 दिन के अंदर अंदर, एप्लीकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप टीडीएस थोड़ी ना काट लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सप्लायर ने 20 लाख रुपए की सप्लाई करी है रेसिपिएंट को, जीएसटी का रेट 8% है। रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है 20 लाख की, तो टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? 2.5 लाख से ऊपर है ना, तो उसने 2% टीडीएस काटा। 20 लाख का 2% 40,000। ठीक है। तो बात समझ में आती है। 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। द वैल्यू फॉर टीडीएस पर्पज शैल नॉट इंक्लूड, द वैल्यू फॉर टीडीएस पर्पज शैल नॉट इंक्लूड जीएसटी। तो वो जीएसटी 20 लाख पे काटेगा, 20 लाख प्लस 18%, उस पे टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है। 20 लाख विदाउट इंक्लूडिंग जीएसटी, और वो अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है। TDS so deposited in the government account shall be reflected in electronic cash ledger of deductee। ठीक है। अब ये तो था 51 जो खत्म हो गया TDS पर। ठीक है, आधा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं TCS के बारे में, टैक्स कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो सेक्शन 52 है, ये क्या कह रहा है? Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, every electronic commerce operator, after in this section referred to as operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% as may be notified by the government on the recommendation of the council of the net value of taxable supply made through it by other suppliers, where the consideration with respect to such supply is to be collected by the operator। ये Amazon वगैरह की बात कर रहा है।
तो उस सिचुएशन में टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो ये क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। टीसीएस का मतलब होता है कि कलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर व्हेन ए सप्लायर सप्लाई टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज थ्रू पोर्टल ऑफ e-commerce operator and the payment for their supplies collected by said commerce operator. The nature of working of electronic commerce operator can be better understood with the following example. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैप, ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडिया में है। These operators display on their portal products as well as services which are actually supplied by some other person to the consumer. आपने Amazon खोला, मान लिया आपको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल अमेजोन नहीं बेच रहा आपको, मोबाइल वो कोई और है बेच रहा है। मान लिया ए ने मोबाइल खरीदना है, ए ने मोबाइल खरीदना है, इसने क्या करा, इसने अमेजोन खोला, है ना। अब अमेजोन में क्या हुआ, इसे एक मोबाइल पसंद आया, लेकिन मोबाइल वो बी दे रहा है ए को थ्रू अमेजोन। अब क्या होगा, आपने पेमेंट किसे करी, अमेजोन को। अमेजोन ने क्या करा, कमीशन काट के इसको पेमेंट करी। अब क्या है कि बीच में एक मीडिएटर है अमेजोन, उससे अमेजोन बी से कमीशन लेता है और ए से पैसा लेकर बी को पैसा दे देता है। अब यहां ये कह रखा है कि अब सप्लायर कौन है, बी, रेसिपिएंट कौन है। अब ए अगर टीडीएस काट सकता था, लेकिन वो तो यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। जो बी है वो सप्लायर है, वो तो नॉर्मली जीएसटी कलेक्ट करता है। अमेजोन क्या करेगा, पैसा किसके पास आया, तो वो टीसीएस काटेगा सप्लायर को पेमेंट कर। तो ये है टीसीएस। टीडीएस कब होता, जब ये ए काटता पेमेंट करता, है ना। अब कौन काट रहा है, अमेजोन, तो वो टीसीएस है। तो देयर आर मेनी ई कॉमर्स लाइक अमेजोन, दीज ऑपरेटर डिस्प्ले देयर पोर्ट। जब आप अमेजोन पर खोलेंगे तो वो प्रोडक्ट अमेजोन के नहीं है, किसी और के हैं, वो वहां पर दिखाई दे। द गुड्स और सर्विसेज बिलोंगिंग टू अदर सप्लायर्स आर डिस्प्लेज, पोर्टल पर आते हैं और आप उसे पसंद करके खरीद लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं ना। प्राइस कंसिडरेशन जो होता है वो कौन कलेक्ट करेगा, अमेजोन, और बाद में कमीशन काट के एक्चुअल सप्लायर को दे देगा, और जो खर्चे वगैरह हैं वो आपस में डिसाइड हो जाएंगे। तो अगर हम टीसीएस का प्रोविजन देखें तो हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर not being an agent has been mandated to collect TCS on the net value of taxable supplies net of returns if any made through it by supply who where the इकोनॉमिक ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसे ईसीओ बोल रहे हैं, मतलब अमेजोन, जो बिहाफ सप्लायर के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करता है वो टीसीएस काटेगा। रेट ऑफ टीसीएस क्या रहेगा, हाफ परसेंटेज ऑफ नेट वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई, 1% ऑफ इंटर स्टेट, मतलब टीसीएस का रेट टीडीएस के रेट से आधा। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज ए सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 1120 इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जीएसटी को हटाइए तो 1000 रुपए का हो गया, है ना। ऑपरेटर वुड कलेक्ट 1%, 1000 का 1% 10 रुपया होता है, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई पर कलेक्ट करे, है ना। सेक्शन नंबर 52(4), every operator who collect the amount specified in subsection 1 shall furnish a statement electronically containing the detail of outward supply of the goods or service or both effected through it
इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ रिटर्न थ्रू इट। तो जो माल गया है, जो माल वापस आया, सारी डिटेल वो बताएंगे, कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, किस तरीके से हुआ है। वही एंड महीना खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें सारी डिटेल बतानी। 52(5) एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, मतलब टीसीएस कलेक्ट करेगा, शेल फर्निश्ड एनुअल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली containing detail of outward supply of goods service or both through it including the supply of goods service or return। तो वो सारी डिटेल बताएगा, जो भी है सारी डिटेल बताएगा। सबसेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच फॉर्म मैनर एज मे बी बिफोर द 31st डे ऑफ द दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, तो उसके बाद जो 31 दिसंबर आएगी उससे पहले सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, कितना माल खरीदा, वापसी, ये सारी डिटेल। तो डिटेल ऑफ टीसीएस furnished by ECO to be made available electronically to only registered suppliers। तो इन्हें सारी डिटेल बतानी है। क्यों बतानी है भाई? जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसका टीडीएस कट गया, तो उसको पता होना चाहिए ना उसका कितना पैसा कटा है, तो उसे डिटेल। और जो अनरजिस्टर्ड है उसका वो क्या ही करेगा, कोई अनरजिस्टर्ड का तो नहीं। अनरजिस्टर्ड सप्लायर of services and now unregistered supplier of goods are also allowed to make supply through ECO। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के आप माल ही नहीं बेच सकते थे, अब अलाउ ही नहीं था। लेकिन अब है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर है, आप तो आप बेच सकते हैं, अनरजिस्टर्ड हैं तो भी बेच सकते हैं, पहले नहीं था। तो अब अनरजिस्टर्ड भी बेच रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड को भी सारी डिटेल देनी है क्या? अब वो अनरजिस्टर्ड है, उससे सारी डिटेल क्या देंगे? तो यहाँ लिखा है रूल नंबर 67 हैज बीन अमेंडेड टू क्लेरिफाई being out of the detail of TCS furnished by ECO in form GSTR 8। वहाँ TDS का क्या था? GSTR 7 या 8 है, shall be made available only to the registered supplier as the supply by unregistered supplier do not attach CCS। तो अगर सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड, उस पर TCS लगेगा ही नहीं। TCS कब लगेगा? जब रजिस्टर्ड सप्लायर कर रहा है। ठीक है, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 52(1) में फर्निश करेगा ECO इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड सप्लायर को कॉमन पोर्टल पर GSTR 8 फाइल करने के बाद, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वैलिडेशन के बाद वो भी उसको क्लेम कर पाए अमाउंट। अब नेट वैल्यू क्या होती है? तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज माइनस रिटर्न्स इक्वल टू क्या होता है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो जो माल बेचा माइनस रिटर्न, तो वो क्या होती है? नेट सप्लाई। Currently, service notified under Section 9(5) of CGST notification as amended are given below. Services by way of transportation of passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, omnibus or any other motor vehicle. Services by way of providing, अब देखो ओला उबर के थ्रू आप टैक्सी बुकिंग कराते हैं और आप होटल्स बुक कराते हैं मेक माई ट्रिप वगैरह के थ्रू, तो ये सब सर्विसेज है। और ये भी तो बीच में एक हमारा अमेजोन की तरह ये भी तो आ गए। अमेजोन वगैरह से क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहां से क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यहां पर ये बात बता रखा है सर्विसेज बाय ऑफ हाउस कीपिंग, जैसे आजकल प्लम्बर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियंस आपको रिक्वायर्ड है, तो वो भी सब ऑनलाइन आ जाता है। रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें भी आती हैं। Further, the power conferred on the e-commerce operator to collect collection at sources without prejudice to other modes of recovery from the operator. The power of e-commerce operator are restricted only to the extent of tax collection at source under circumstances specified therein are nothing more। तो देखो, हमें जो TCS लगाना है वो किस पर लगाना है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज है उन पर माइनस रिटर्न,
लेकिन कौन सी सर्विसेज नहीं आएंगी? अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5) बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई थ्रू ऑपरेटर। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में जो सर्विसेज हैं उन पर बेसिकली क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी लगता है। अब आरसीएम के हिसाब से है तो वहां पर तो ऑलरेडी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो जब आरसीएम है तो वहां पर टीसीएस की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां पर बता रखा है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो टीसीएस के दायरे से बाहर है, क्योंकि इन पर क्या लगता है, आरसीएम के हिसाब से जीएसटी देना पड़ता है। तो इन पर टीसीएस नहीं लगेगा। इनके अलावा और सर्विसेज हैं तो उस पर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इनके अलावा सर्विसेज जाएंगी तो उस पर टीसीएस लगेगा। तो हमें पता रेडियो कैब वगैरह सब आरसीएम के दायरे में आती हैं तो इस पर नहीं लगेगा। इसके अलावा जो होटल्स वगैरह हैं, मेघमाई ट्रिप वगैरह, ये सब इन पर नहीं लगेगा। ठीक है, हाउसकीपिंग वगैरह है या रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं तो इन सब में आरसीएम अप्लाई होता है, इसलिए यहां पर हटा दिया गया टीसीएस के दायरे से। ठीक है, इसके अलावा फर्दर द पावर कन्फर्ड ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इज विदाउट, वो हमारा है कि पावर वगैरह हमने उसको इस कायदे से दी गई है। टीसीएस को गवर्नमेंट के पास जमा कराना है महीना खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4, if the TCS has been collected in the month of July, तो 10 अगस्त तक जमा कराना पड़ेगा ना, यही लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, Mr. X is a supplier selling his own product through website hosted by him. वेबसाइट इसी की है ना, और ये बेच रहा है। Does he fall under the definition इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर? बताओ आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा है क्या ये? नहीं। तो क्या टीसीएस आएगा? तो एज पर द डेफिनेशन हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचने पर ही आता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 यहाँ पर बता रखा है टीसीएस कलेक्ट होकर नेट वैल्यू सप्लाई मेड थ्रू द इट बाय अदर सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन इज टू बी कलेक्टेड बाय ईसीओ इन केसेस where someone is selling their own product through a website there is no requirement to collect TCS। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नॉर्मली ही चलेगा। ठीक है, illustration number 2, if Mr. A purchase goods from different vendors and in turn Mr. A is selling them on his own website under his own billing, is TCS required to be collected on such supply? Mr. A क्या कर रहा है, अलग अलग लोगों से माल खरीद के बेच रहा है, खुद ही बेच रहा है, लेकिन तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि यहाँ टीसीएस इज रिक्वायर्ड अगर आप किसी दूसरे के थ्रू माल बेचेंगे और कलेक्शन वही करेगा पैसे की और वो आपको वापस देगा। यहाँ ये काम तो नहीं हो रहा है। इन दिस केस देयर आर टू ट्रांजेक्शन, मिस्टर ए खरीद रहा है अलग और बेच रहा है अलग, तो ये वाली बात तो है ही नहीं ना। ठीक है ना, खरीदना और बेचना वो तो दोनों बातें नॉर्मल बिजनेस में ही होता है। ठीक है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 6, if any operator after furnishing a statement under section 4 discover any omission or incorrect particulars other than a result of स्क्रूटनी ऑडिट, क्योंकि देखो जब स्क्रूटनी होती है, ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, उसमें कोई गलती मिलेगी, आप ये नहीं कह सकते हम तो एडिट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हो, तब तो आपके पास अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको खुद ही कोई गलती मिल जाए, पता चल जाए, तो आप उसे अमेंड तो करेंगे ही। तो लिखा है कि he shall rectify such omission or incorrect particular in statement to be furnished for the month during such omission or incorrect particular are noticed। 2 महीने बाद मुझे पता चला कुछ गलती हो गई है तो मैं उस रिटर्न में ये सारी चीजों को अपडेट कर दूं। उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगना तो वो लगेगा। प्रोवाइडेड 30 नवंबर के बाद में मौका नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, या एक्चुअल में मैंने एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला।
मान लिया मेरे 30 नवंबर तक का मौका है, लेकिन मैंने 15 नवंबर को रिटर्न फाइल कर दिया एनुअल, तो मैं थोड़ी ना था उसके 25 नवंबर को मैं उसे ठीक कर पाऊंगा, वो तो नहीं कर पाऊंगा। सेक्शन 52 सबसेक्शन 7, द सप्लायर हु हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू द ऑपरेटर shall claim credit in his electronic cash ledger of the amount collected and reflected in the statement of operator। वो ये कैश लेजर में आ जाएगा जैसे टीडीएस आता है। 52(12), any authority not below the rank of deputy commissioner may serve a notice either before or during the course of proceeding requiring the operator to furnish such details। वो कह सकता है ऑपरेटर से कि आप मुझे बताइए कितना माल बेचा है, कितना स्टॉक रखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो मांग सकता है। ठीक है, नोटिस में बताएगा कि भैया मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो मांग सकता है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 52(13), ऑपरेटर जिसके पास नोटिस सर्व हुआ है उसे 15 दिन के अंदर अंदर डिटेल बतानी पड़ेगी। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर उससे सारी बातचीत बतानी पड़ेगी। ठीक है। 52(14), अगर उसने ये सारी बातें नहीं बताई, इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती। ठीक है, ये भी क्लियर है बात। Any person required to collect tax in accordance with 52 section 52 shall electronically submit a registration application through the common portal, और उसको 3 दिन के अंदर अंदर उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ठीक है। Also on a request or upon an inquiry or pursuant to any other proceeding, if the proper officer is satisfied कि इसको अब 52 में टीसीएस की जरूरत नहीं है और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है। ये हर एक में है। जब भी आपने किसी स्पेशल वजह से कोई रजिस्ट्रेशन कराया और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट GSTR 8 हैज टू बी फाइल्ड बाय ECO containing detail of outward services and goods affected through it including the returns, और वो भी अगले महीने के 10 तारीख तक उनको करना पड़ेगा। टीसीएस का सारी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इनको GSTR 9B एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी 31 दिसंबर तक, लास्ट डेट है, उससे पहले पहले। कमिश्नर के पास पावर है, कोई जरूरत पड़ने पर वो इस डेट को आगे बढ़ा सकता है। एक जेन्युइन केस में वो देख करके करा सकता है। आइए इसके चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, whether the rate of tax of 1% notified under section 52 is CGST or SGST or a combination of both CGST and SGST। तो हमने पढ़ा था TDS में हमारा रेट 1% CGST एक्ट में लिखा हुआ है ना, और TCS में हमने देखा था कि उसका आधा रेट है ना, 1% है हमारा एग्रीगेट। तो रेट ऑफ TCS जो नोटिफाइड है CGST एक्ट में is payable under CGST and equal rate of TCS is expected under SGST also। तो in effect aggregating to 1%, मतलब कि टोटल आधा आधा परसेंट दोनों का है। ठीक है। Is every e-commerce operator required to collect tax on behalf of actual supply? तो क्या हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना पड़ेगा जो भी वो सप्लाई करेगा? तो यस, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर वो कलेक्ट कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा। हाउएवर नो टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड इन फॉलोइंग केसेस, जो सेक्शन 9(5) में एग्जेम्प्ट जो सप्लाई नोटिफाइड है उन पर नहीं लगेगा, जो हमने पढ़ी थी ना, याद है, जहां पर रिवर्स चार्ज के हिसाब से लगता है। अगर कोई एग्जाम सप्लाई है उस पर नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई ही एग्जाम्ट है, या ऐसी कोई सप्लाई जहां पर रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज के हिसाब से देना है तो वहां पर भी, है ना। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स
या एग्जाम सप्लाई, रिवर्स चार्ज वाला और एग्जाम सप्लाई उन पर नहीं लगेगा, बाकी सब पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 will be applicable if any company sells watch on its own through its own website। कोई अपनी वेबसाइट से के थ्रू बेच रहा है तो every electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated on at such rate not exceeding 1% as may be notified, net value taxable supply made through it by other supplier where the consideration is to be collected। Hence, if the person sell on his own, provision pertaining to TCS won't be applicable। तो यहां पर नहीं लगेगा। There is no on so filing any annual और monthly exam technical validity कि भैया कोई मंथली या एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है सीईओ को। क्या ये सही बात है? ये तो गलत है। उसे एवरी मंथ भी करना पड़ेगा और एनुअली भी करना पड़ेगा। याद है ना, हर महीने 10 तारीख के अंदर अंदर और एनुअली 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को एनुअली और 10 दिन के अंदर अंदर हर महीने के एंड में उसे करना पड़ेगा, जिसमें सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, सप्लाई, रिटर्न, टीसीएस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 will be applicable if ABC Limited, who is a dealer of Royal Brand, sells watch through Flipkart on electronic commerce operator। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपकी कोई कंपनी है लेकिन आप किसी और के थ्रू बेच रहे हैं, तो सेक्शन 52 क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एजेंट नहीं होना चाहिए और वो पैसा कलेक्ट कर रहा है ना, तो उसे टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। बस एग्जाम सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो इफ एबीसी लिमिटेड हु इज अ डीलर ऑफ रॉयल ब्रांड सेल्स वॉच थ्रू फ्लिपकार्ट, देन द प्रोविजन ऑफ टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस इतना ही दे रखा है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस टीसीएस से रिलेटेड है, टीसीएस से रिलेटेड। तो टीसीएस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बट ऐसा नहीं है कि आप टीडीएस 51 को ना देखें। तो सेक्शन 51 भी देखें और सेक्शन 52 भी देखें। 52 पे थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा ध्यान। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिटर्न से रिलेटेड है और काफी बड़ा चैप्टर है। तो उस चैप्टर पर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे।